इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब तक हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। आप शेयर्स दो तरीके से इश्यू कर सकते हो, कैश में भी और कंसिडरेशन अदर देन कैश यानी कि इन काइंड में भी। तो ये वाला जो टॉपिक है ये सेम टॉपिक अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी मिलेगा, डिवेंचर्स के अंदर भी, और दोनों में से किसी एक चैप्टर के अंदर इसका क्वेश्चन आएगा। जब एक टॉपिक दोनों ही चैप्टर में से है तो किसी एक चैप्टर में से तो आने के चांसेस बिल्कुल है। ठीक है, तो अभी टॉपिक कहता क्या है, ये टॉपिक कहता है कि हमने ना किसी पर्सन से या तो उसके एसेट्स को परचेज किया, या ऐसा हो सकता है कि हमने किसी का बिजनेस टुक ओवर किया। तो जब बिजनेस किसी का टुक ओवर करते हैं तो उस टाइम पे उसके एसेट्स और लायबिलिटीज सब हमारे हो जाते हैं, बट बदले में कुछ पैसा भी तो देना पड़ता होगा। तो वो पैसे ना देकर हम उसे अपनी कंपनी के क्या दे देते हैं, शेयर्स दे देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पैसों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, शेयर्स का। तो इसीलिए बोला गया इसे इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, तो अगर आप एसेट परचेज करोगे तो आप एंट्री करेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। जो भी एसेट का नाम लिखा होगा वो आप यहाँ पे लिख देना, एसेट का नाम नहीं लिखा होगा तो सन्ड्री एसेट्स ही आपको मेंशन करना है। वेंडर, अब ये वेंडर कौन होता है, वेंडर वो पर्सन है जिसका या तो हमने बिजनेस परचेज किया हो या जिससे हमने एसेट परचेज किया है। वेंडर सिंपली एक सप्लायर है जो हमें सामान बेच रहा है। ठीक है, अब अगर आपने सिर्फ एसेट परचेज किया है तो आप ये एंट्री करेंगे, बट अगर आप किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं या उसके बिजनेस को टुक ओवर कर रहे हैं तो उस केस में आप ये एंट्री करेंगे। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज। अगर हम किसी का बिजनेस खरीदेंगे तो उसके एसेट्स हमारे, एसेट्स बढ़ने पे डेबिट होते हैं, उसकी लायबिलिटीज भी हमारी, लायबिलिटीज बढ़ने पे क्रेडिट होती हैं। अब जिसने अपना बिजनेस हमें बेचा है, हमें उसको कुछ पैसा देना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू वेंडर्स अकाउंट, किससे, परचेज कंसिडरेशन से। अभी परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, वो अमाउंट जितने पे हमने उसका बिजनेस खरीदा है। ठीक है, बट बीच में आपको दो चीजें और भी दिख रही होंगी जिसको मैंने स्टार मार्क किया है। अभी क्या है, पहली चीज तो दोनों में से कोई एक ही चीज आपको अपीयर होगी, दोनों चीजें एक साथ नहीं आएंगी, या तो गुडविल दिखेगा आपको एंट्री के अंदर या कैपिटल रिजर्व। बट इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखो जब हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो ऐसा हो सकता है ना कि हमने उसका बिजनेस प्रॉफिट पे खरीदा हो। हम किसी का बिजनेस अगर खरीदने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मोटिव होता है ना कि हम उसको प्रॉफिट पे परचेज करें। अब प्रॉफिट कब होगा आपको, जब एसेट ज्यादा रहे होंगे और लायबिलिटीज कम। तो बिल्कुल यही बात है यहाँ पर कि अगर कभी बिजनेस परचेज करते टाइम आपने देखा कि एसेट्स साइड जो है आपकी वो ज्यादा आ रही है, बट वहीं पे जो आपकी लायबिलिटी साइड है वो कम है, दैट मींस आपने वो बिजनेस प्रॉफिट पे परचेज किया और आपके हुए कैपिटल प्रॉफिट्स, और जितने भी कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो उस केस में आप डेबिट और क्रेडिट के बीच का जो डिफरेंस है वो ट्रांसफर करोगे टू कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, अगर आपका डेबिट साइड यानी कि एसेट साइड बड़ी आ रही है और आपकी लायबिलिटी साइड कम आ रही है, दैट मींस वो आपका कहां ट्रांसफर किया जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। इसका अपोजिट भी तो हो सकता है, बट मैं ये नहीं कहूंगी कि हम लॉस पे बिजनेस परचेज करेंगे। कौन लॉस पे बिजनेस परचेज करता होगा। तो अगर कभी क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है लेकिन डेबिट साइड छोटी आ रही है, लायबिलिटीज ज्यादा दिख रही हैं और एसेट्स कम दिख रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमने बिजनेस लॉस से परचेज किया, नहीं, हम ये कहेंगे कि हमने उस बिजनेस का एक इंटेंजिबल एसेट और परचेज किया है जिसका नाम है गुडविल। हमने उस बिजनेस के गुडविल के लिए भी पैसे दिए होंगे, तो इसीलिए वहां पे अगर डिफरेंस आता है डेबिट साइड में तो उसे आप गुडविल के नाम से ट्रांसफर करोगे। ठीक है, हाँ, तो यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कभी क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से तो गुडविल में ट्रांसफर करना है डिफरेंस, और अगर कभी डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड से तो वो डिफरेंस कैपिटलिज्म में ट्रांसफर होगा। दोनों में से कोई एक ही चीज अपीयर होगी या कुछ भी अपीयर नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो था एसेट्स खरीदना और बिजनेस खरीदने के लिए जर्नल एंट्री। अब उसके बाद इसकी पेमेंट कैसे करनी है। समटाइम्स हम क्या करते हैं कि इस पूरे अमाउंट के लिए शेयर्स ना देके पहले कुछ अमाउंट कैश में दे दिया या चेक दे दिया या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू दे दिया, 10% 20% ऐसा अमाउंट, बाकी के लिए शेयर्स इशू कर दिए। आप कंप्लीटली पूरे परचेज कंसिडरेशन के लिए भी शेयर्स दे सकते हो, और कुछ पैसा आप बैंक के थ्रू और कुछ पैसा आप शेयर्स के थ्रू भी दे सकते हो। ठीक है, तो अगर आप पेमेंट कर रहे हो बाय चेक, बैंक ड्राफ्ट और कैश, तो आप एंट्री करोगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, चाहे बैंक ड्राफ्ट लिखो चाहे चेक लिखो, वर्ड आपको बैंक ही यूज करना है। उसके बाद फॉर मेकिंग द पेमेंट बाय इशूइंग द शेयर्स, अब अगर आप शेयर्स के थ्रू पेमेंट करना जा रहे हो तो शेयर्स तो आप दो ही तरीके से इशू करते हो, पार या प्रीमियम। अगर पार का केस है तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम का केस है तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यहां तक तो क्लियर है।
अगर उन्होंने हमें क्वेश्चन में नहीं बताया कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने इशू करे अपने पैसे भरने के लिए, अगर क्वेश्चन खुद बता देता है कि कितने शेयर्स आपने दिए तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट अगर नहीं पता तो क्या करेंगे, तो एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। तो फॉर्मूला है परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन अभी मैंने आपको बताया, जितने पे आपने बिजनेस परचेज किया है, बट अगर आपने उसमें से कुछ पैसा दे दिया होगा, सपोज करो आपने 15 लाख में कोई बिजनेस खरीदा, आपने 5 लाख रुपए दे दिए, तो आपको कितने पैसे देने हैं, 10 लाख। तो आप 10 लाख के लिए शेयर इशू करोगे ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्लैश डाल के लिखा भी अमाउंट टू बी पेड। हमेशा ये नहीं करना कि परचेज कंसिडरेशन को सीधे डिवाइड कर देना है, जितना पैसा आपने वेंडर को देना है आप उतने के लिए ही यहाँ पर जो शेयर्स हैं वो काउंट करोगे कि कितने देने हैं। डिवाइडेड बाय मैंने फेस वैल्यू नहीं लिखा, क्या लिखा है, इशू प्राइस। अब आप सब जानते होंगे कि इशू प्राइस क्या होता है, कितने पे हमने शेयर दिया है। फेस वैल्यू अलग होती है, इशू प्राइस अलग होती है। तो अगर इशू प्राइस नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू के बराबर है तो पार का केस होता है, तो सीधे सीधे जितने सपोज 10 का शेयर है तो 10 से डिवाइड कर दिया। बट वहीं पे अगर प्रीमियम का केस है तो इशू प्राइस का मतलब होगा नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम। जैसे 10 का शेयर है, 1 का प्रीमियम है, तो 11 से डिवाइड करना है। ठीक है, समझ आ गया कॉन्सेप्ट। अब करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। गुडलक लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग ₹10 lakh फ्रॉम फेयर डील्स लिमिटेड। The company paid the price by issue of equity shares of ₹10 each at a premium of 25%. अब क्वेश्चन के अंदर ये पता चला कि कोई गुडलक लिमिटेड कंपनी है जिसने 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी है फेयर डील्स लिमिटेड से। तो सबसे पहली चीज आपको ये फाइंड आउट करना है, आपका वेंडर कौन है इस क्वेश्चन में, आपको ये फाइंड आउट करना है, गुडलक लिमिटेड या फेयर डील्स। बताया था अभी आपको कि वेंडर कौन होता है जिससे हम सामान खरीदते हैं। ठीक है, हम किससे सामान खरीद रहे हैं, फेयर डील से, तो इसीलिए फेयर डील कौन है, हमारा वेंडर। आपने मशीन खरीदी है तो आप पहली एंट्री क्या करोगे, एसेट, क्योंकि हमें एसेट का नाम दे रखा है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू फेयर डील्स लिमिटेड। 10 लाख की मशीन है तो आपने यहाँ पर 10 लाख रुपए लिख दिया दोनों साइड में। अब उसके बाद आपने फेयर डील्स को पेमेंट कैसे करी है, आपने अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स दिए हैं 25% के प्रीमियम पे, 10 रुपए का आपका एक इक्विटी शेयर है। तो आप यहां पर एंट्री क्या करेंगे, फेयर डील्स लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू, क्योंकि आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम पे इशू किया है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। हमें फेयर डील्स को 10 लाख रुपए देने हैं। अब क्वेश्चन में ये तो बता दिया कि आपने शेयर्स इशू करे हैं, अब क्वेश्चन के अंदर हमें ये नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए गए हैं, तो आप वही अपना फॉर्मूला यूज करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। आपको कितना पैसा देना है फेयर डील्स को, 10 लाख रुपए, तो आपने लिखा 10 लाख। अब इस केस में इशू प्राइस कितनी है, 10 रुपए का आपका शेयर है, 25% का प्रीमियम है, तो कितने का प्रीमियम हुआ, आप 10 रुपए का 25% निकालोगे तो वो आता है आपका 2.5। ठीक है, तो यहां पर आप डिवाइड करोगे 10 लाख को 12.5 से, तो आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकलेंगे 80,000। ठीक है, तो यहां पर अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 80,000 इंटू 10, तो 8 लाख के तो आपने दिए हैं शेयर्स, और 80,000 इंटू 2.5 2 लाख रुपए का हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम, और फेयर डील्स के साथ हमारी डील हो गई कंप्लीट। ठीक है, समझ आ गया। चलो क्वेश्चन 42 पे आओ। क्वेश्चन 42 के अंदर सोना लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग ₹17 lakh फ्रॉम मोना लिमिटेड। Sona Limited paid 20% of the amount by check, and for the balance amount issued the equity shares of ₹100 each at a premium of 25%. Pass necessary journal entry for the above transaction in the books of Sona Limited. Show your working notes clearly. चलो हाँ, तो अब देखो यहाँ पर सोना लिमिटेड ने मोना लिमिटेड से 17 लाख की मशीन खरीदी है। हु इज द वेंडर, सो मोना लिमिटेड इज द वेंडर। अब इस केस में आपने ना पूरे अमाउंट के लिए शेयर्स इशू नहीं करे हैं, आपने पहले कुछ अमाउंट उन्हें बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पे किया है, उसके बाद आपने शेयर्स इशू करे हैं। तो आप सबसे पहली एंट्री यहाँ पर क्या करोगे, मशीन खरीदने की एंट्री होनी चाहिए। तो फर्स्ट एंट्री हम लोग करते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि वेंडर का नाम है मोना लिमिटेड, तो वही लिखेंगे 17 लाख।
उसके बाद सेकेंड एंट्री में अब आपके पास चॉइस है, या तो आप दो अलग अलग एंट्री करो, पेमेंट में जो आपने बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करी है उसकी एंट्री आप अलग कर सकते हो, और शेयर्स इशू करने की एंट्री आप अलग कर सकते हो, या आप दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो। तो चलिए अलग अलग करते हैं हम लोग यहाँ पे एंट्री, फिर मैं आपको बता दूंगी कि कंबाइन भी कैसे होती है। ठीक है, अब उन्होंने क्वेश्चन में ये बोला कि आपने 17 लाख में से 20% पेमेंट जो है वो आपने बैंक ड्राफ्ट के थ्रू दे दी है। तो इसका मतलब आपने 3,40,000 रुपए आपने बैंक के थ्रू पे कर दिए हैं। तो आपने एंट्री करी मोना लिमिटेड टू बैंक अकाउंट 3,40,000। रिमेनिंग के लिए आप ये कहते हो कि आप शेयर्स दे रहे हो, वो भी प्रीमियम पे। तो हम एंट्री पहले लिखते हैं, फिर अमाउंट डिसाइड करेंगे कि कितना आएगा। अब आप ये देखो, आपने मोना लिमिटेड को क्रेडिट किया हुआ है 17 लाख से। आर्यन पहले समझ लो, कोई बात नहीं। 17 लाख से आपने उसको क्रेडिट किया हुआ है, दैट मींस आपको मोना लिमिटेड को 17 लाख की पेमेंट करनी थी। 3,40,000 की पेमेंट आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो अब आपको बैलेंस अमाउंट पे करना है ना, जो क्या आएगा 13,60,000। सिंपली आप माइनस करके निकाल रहे हो। अब आपको इतने अमाउंट के लिए शेयर्स इशू करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका अमाउंट टू बी पेड। तो यहां आप लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड के लिए 13,60,000 डिवाइडेड बाय, अब आपका 100 का एक इक्विटी शेयर है, 25% का प्रीमियम है, तो 100 रुपए का 25% हुआ 25। तो यहां पर आप लिखेंगे 100 प्लस 25। तो यहाँ पे 13,60,000 डिवाइडेड बाय 125, तो ये आपके शेयर्स निकल कर आएंगे 10,880 शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 10,880 इंटू में 100 और यहाँ पे 10,880 इंटू में 25। इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया 10,88,000 की, और आपके सिक्योरिटीज में हमारे 2,72,000। ठीक है, अब अगर आपको इसकी कंबाइन एंट्री करनी होती, आप सेकेंड और थर्ड एंट्री को कंबाइन कर सकते हो। कैसे? आप एंट्री करोगे मोना लिमिटेड डेबिट 17 लाख, टू बैंक अकाउंट 3,40,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,88,000, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2,72,000। ये दोनों एंट्री आप कंबाइन करके भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में क्योंकि हमें वर्किंग नोट भी दिखाने के लिए बोला था, तो इसी चीज को हमने वर्किंग नोट में दिखाया है। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 44। Bhushan Lamps Limited issued 30,000 fully paid up shares of ₹100 each for the purchase of the following assets and liabilities of from Sharma and Company। Bhushan Lamp Limited ने Sharma and Company के assets और liabilities को purchase किया है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया गया है कि ये जितना भी उन्होंने बिजनेस खरीदा है वो कितने में खरीदा है। 30,000 के फुल्ली पेड शेयर्स दिए, 100 रुपए का एक शेयर है। अब प्लांट है, लैंड एंड बिल्डिंग है, स्टॉक एंड ट्रेड है, सन्डी क्रेडिटर्स है, आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो ये वो वाला केस है जहां पर आप एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों टू कवर करते हो। तो आपके पास क्या क्या है? आपके पास आया प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, जितने भी एसेट्स हैं सब डेबिट किए जाते हैं। उसके बाद स्टॉक एंड ट्रेड, ये 3 एसेट्स हैं आपके पास। आपके पास एक ही लाइबिलिटी है क्वेश्चन के अंदर, वो है सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख की। ठीक है, यहाँ पे जो परचेज कंसिडरेशन है शर्मा एंड कंपनी के लिए, वो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था कि 30,000 शेयर्स दिए आपने, 100 रुपए का एक शेयर है, तो इसका मतलब परचेज कंसिडरेशन 30 लाख का हुआ। अब आप देखो क्रेडिट का टोटल 32 लाख है और आपके डेबिट का टोटल 28 लाख है, तो डिफरेंस कितने से आ रहा है? 4 लाख डेबिट साइड में। तो अभी हमने पीछे ही पढ़ा कि अगर डिफरेंस आता है डेबिट साइड में तो वो गुडविल के नाम से आता है, और क्योंकि आपने इसे बैलेंसिंग फिगर से निकाला तो आप ब्रैकेट में इसको मेंशन करेंगे। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पहली एंट्री। अब आपने शर्मा एंड कंपनी को अपना वेंडर तो बना लिया है, बट उस वेंडर को आपने शेयर्स देने भी हैं। तो शर्मा एंड कंपनी डेबिट 30 लाख और शेयर्स पार पे दिए गए हैं क्योंकि प्रीमियम की कोई कंडीशन नहीं है, तो सिंपली आप यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो सीधे आपने दे दिया शर्मा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 30 लाख टू शेयर कैपिटल 30 लाख, बस। ठीक है, अब एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अब तक हमने क्वेश्चन किए जहां पर वेंडर्स को शेयर्स दिए जा रहे थे। हमारे पास 2 लोग और होते हैं कंपनी के अंदर जिनको शेयर्स दिए जा सकते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जहां पर हम उनसे कोई सामान नहीं खरीद रहे, बट हाँ हम उनकी सर्विस लेते हैं। वो 2 लोग कौन होते हैं? एक का नाम होता है प्रमोटर और एक का नाम होता है अंडरराइटर। प्रमोटर वो पर्सन होता है जिसने एक्चुअल में हमारा बिजनेस हमें शुरू करके दिया। प्रमोटर वो पर्सन है जो हमारे लिए बिजनेस आइडिया लेकर आया। प्रमोटर वो है जो हमारी कंपनी को इनकॉर्पोरेशन की स्टेज पर लेकर आता है। तो ये जो प्रमोटर हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करता है, उसकी सर्विस के बदले में हम उसे शेयर्स देते हैं। इसी तरीके से होता है अंडरराइटर।
जैसे एक प्रॉपर्टी डीलर हमारे लिए हमारा घर बेचता है, या एक कार डीलर हमारे लिए हमारी कार बेच सकता है, इसी तरीके से हम अंडरराइटर के थ्रू अपने शेयर्स भी मार्केट में सेल ऑफ कर सकते हैं। तो जब हमारा अंडरराइटर हमारे लिए सेल करता है, हमारे शेयर्स इश्यू करवाता है हमारे शेयर्स को, तो बदले में हमसे कमीशन चार्ज करता है। तो अंडरराइटिंग कमीशन के लिए भी शेयर्स दिए जा सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 47 है, वो हम कर लेते हैं, जो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। Knight Lamps Limited issued 50,000 shares of 10 each as fully paid up to promoter for their services to set up the company. उसने हमारी कंपनी को सेटअप किया, उसके लिए हम उसे 50,000 रुपए के शेयर्स दे रहे हैं, 10 रुपए का एक शेयर है। तो कोई भी काम करने से पहले ना कंपनी के अंदर उस चीज को, खर्चे को शो करना पड़ता है। तो आप सबसे पहले एंट्री करोगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अच्छा, जो स्टार्टिंग के जो खर्चे होते हैं उसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से भी जाना जाता है, और एक और नाम है, अगर आप ये वाला नाम नहीं याद कर पाते हो, अगर ये वाला नाम आपको थोड़ा टिपिकल लगता है, तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट या इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है हमने ये पैसा? हमने देना है प्रमोटर को। तो टू प्रमोटर्स अकाउंट क्या देना है? 50,000 शेयर्स दे रहे हैं 10 रुपए के हिसाब से, तो ये हो गए 5 लाख के। सेकेंड एंट्री में आप प्रमोटर को शेयर दे दो, तो प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख। ये तो हो गया प्रमोटर को किस तरीके से शेयर्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट एंट्री देखिए, आगे क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर। इट ऑल्सो इशूड 2,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each credited as fully paid up to underwriters for the shares, underwriters of shares for their services, journalize these transaction। अब अपने अंडरराइटर को भी शेयर दिए हैं, 2,000 शेयर दिए हैं, 10 रुपए का एक है। यहाँ पर आप सबसे पहले एंट्री करोगे अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। क्या देने जा रहे हो? 2,000 शेयर हैं, 10 रुपए का एक, 20,000 शेयर हो गए, मतलब 20,000 अमाउंट हो गया। उसके बाद अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही 20,000 रुपए के आपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए। बस, आप चाहो तो एंट्री कंबाइन भी कर सकते हो, बट अलग अलग करोगे तो ठीक रहे। तो ये था हमारा कि किस तरीके से प्रमोटर और अंडर राइटर्स को शेयर्स दिए जाते हैं। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे जो आ सकते थे कॉन्सेप्ट इस वाले, या जो क्वेश्चंस आ सकते थे इस कॉन्सेप्ट के अंदर, वो कवर अप करा दिए हैं।